हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जीवित तंत्रों में पदार्थ का परिवहन। अब कैसे कोशिका में किसी चीज का ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरह से उसमें परिवहन होता है, ये देखना है। ठीक है, तो इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि उपयोगी पदार्थ जो कि हम लोग के शरीर के लिए या किसी भी कोशिका के लिए बहुत जरूरी है, उसको हम लोग उपयोगी पदार्थ कहेंगे। उपयोगी पदार्थ का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? पदार्थ का परिवहन कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो भी इसेंशियल मटेरियल है, जो उपयोगी पदार्थ है, जो शरीर के लिए जरूरी है, उसको शरीर की कोशिका तक, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने के लिए, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थों का परिवहन या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब पदार्थ का परिवहन कैसे होता है? पदार्थ का परिवहन जो होता है वो दो टाइप से होता है, एक विसरण विधि से होता है और एक परासरण विधि से होता है। ठीक है, अब क्या है कि कोशिका झिल्ली क्या है? विसरण और परासरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कोशिका हमारी क्या है? कोशिका, ये कोशिका है। ये कोशिका क्या है? एक तरह की चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हर पदार्थ को अंदर नहीं जाने देती या हर पदार्थ को बाहर नहीं निकलने देती। ठीक है, ये सेलेक्ट करती है, चुनाव करती है कि हमें किस पदार्थ का जरूरत है तो उसको हम अपने अंदर रख लें, और जो मेरे पास वेस्ट मटेरियल है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम बाहर कर दें। ठीक है, अब जैसे इसको ऑक्सीजन चाहिए, सेल को, हमारी कोशिका को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन को चुनाव कर लेगी। लेकिन अब कुछ प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है सेल में, तो वो क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का वेस्ट मटेरियल है, तो उसको क्या करेगी? वो बाहर निकाल देगी। तो इसी तरह से ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली जो होता है वो एक चुनाव करती है कि हमें किस पदार्थ को अपने अंदर रखना है, किस पदार्थ को बाहर निकालना है। तो हमारी कोशिका झिल्ली क्या होती है? हमारी कोशिका झिल्ली एक तरह की चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखें कि पदार्थ का जो परिवहन होता है वो दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। ये दो तरीका क्या है हमारा? एक हो गया विसरण, दूसरा क्या हो गया? परासरण। तो हम लोग ये देखेंगे कि विसरण में क्या होता है। विसरण में होता है गैसों का आदान प्रदान, मतलब विसरण में गैसों का आदान प्रदान होता है। और परासरण में क्या होगा? परासरण में जल का आदान प्रदान होगा। कहने का मतलब है कि विसरण की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें गैस का आदान प्रदान होगा, और परासरण की जब प्रक्रिया होगी उसमें जल का आदान प्रदान होगा। और दोनों का सिद्धांत एक तरीके से काम करता है, और वो सिद्धांत क्या है? उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। कहने का मतलब ये है, अब इसको ऐसा समझो, ये सांद्रता मतलब ये होता है गाढ़ापन, यानी कि डेंसिटी उसमें ज्यादा होगी। कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी विलयन होगा वो क्या होगा? उच्च सांद्रता है तो इसका मतलब कि ज्यादा गाढ़ा होगा, और कम सांद्रता है यानी कि कम गाढ़ा होगा। इसको इस तरह से समझ लो, जैसे कि हमारा गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा? जब भी ये गैस का या फिर जल का आदान प्रदान होता है वो क्या होगा? उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अब इसको इस तरह से समझो, मान लो कि ये कमरा है। ठीक है, दो कमरा है, और इस कमरे में बहुत ज्यादा भीड़ है। ये ए कमरा में क्या है? बहुत ज्यादा भीड़ है। ये बी कमरा है, इसमें बहुत भीड़ है और इसमें कुछ भी नहीं है। इस कमरे में ये कमरा खाली है। ए कमरे में देखते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है, यानी कि अधिक सांद्रता है। ठीक है, अधिक सांद्रता है। और ये बी कमरा क्या है? पूरा खाली है। या फिर अगर भीड़ भी है तो कम है, इक्का दुक्का है। ठीक है, इक्का दुक्का लोग है, तो कम सांद्रता है। तो अब जैसे अब तुम हो इस कमरे में, तो तुम क्या सोचोगे कि चलो उस रूम में कम भीड़ है तो हम उसी रूम में जाके बैठते हैं। ठीक है, तो तुम चले आए इधर।
अब तुम्हारा देखा देखी क्या है, तुम्हारे दोस्त लोग भी बोलेंगे अरे यार वो तो उसमें चला गया, हम भी चले जाते हैं, कम भीड़ है वहीं बैठेंगे। फिर तुम्हारे दोस्त लोग भी आ गए, तो फिर तुम्हारे दोस्त को देखते देखते और भी लोग बोलेंगे कि अरे यार उस रूम में कम भीड़ है, तो चलो हम लोग भी वहीं बैठते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलते रहेगी जब तक कि दोनों कमरे में समान भीड़ ना हो जाए। ठीक है, अब इधर भी समान भीड़ हो जाएगा, इधर भी समान भीड़ हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ क्या हुआ, आदमी क्या हुआ, इक्वली बट गए। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ तो हम लोग यही नियम देख रहे हैं कि ये क्या है, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आए। तो इसी तरह से हमारे जो गैस का और जल का जो आदान प्रदान होता है, इसी तरह से होता है, यानी कि गैस भी आएंगे तो उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आएंगे, और जल भी होगा वो उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। ठीक है, अभी तक मुझे लगता है कि आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को प्ले कर लीजिए और इसको देख लीजिए। लोग अभी विसरण के बारे में पढ़ लेते हैं। विसरण क्या है, डिफ्यूजन। तो विसरण है क्या, गैस द्रव तथा विलेय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, और कोशिका में गैसों का जो आदान प्रदान होता है किस विधि द्वारा होता है, तो विसरण विधि द्वारा होता है। तो अभी हम लोग जस्ट पिछले स्लाइड में पढ़ लिए कि कैसे उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर सब कुछ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर गैस कैसे काम करेगा, उसी तरह से काम करेगा कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। ये मान लेते हैं एक सेल है, कोशिका है। अब क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, यानी बहुत अधिक सांद्र है, अधिक सांद्रता है यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, अधिक सांद्रता है। और ये क्या है, ये वातावरण है, यहाँ पे मान लेते हैं यह वातावरण है। अब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, कम है, यानी यहाँ पे क्या है, कम सांद्रता है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े, हम लोग का क्या सिद्धांत था कि क्या होगा, कि जो गैस द्रव तथा विलेय के जो अणु होंगे उनकी जो गति होगी वो अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाएंगे। तो जब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी है, अधिक है, और यहाँ वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम है, तो इसलिए क्या होगा, इस सेल से ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। ठीक है, और ये प्रक्रिया तब तक होगी जब तक कि इस सेल में भी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सेल में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा बराबर हो जाएगी वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से ठीक वैसा होता है कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा सेल में, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यानी कि ये कम सांद्र है, और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, यानी कि ये अधिक सांद्र है, यहाँ पे क्या है, अधिक सांद्रता है। यहाँ पे क्या होता है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज्यादा है, यानी कि यहाँ अधिक सांद्रता है। तो यहाँ सेल में क्या है, कम सांद्रता है। तो हम लोग भी पढ़ लिए ये सिद्धांत कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है गैस। तो इसलिए क्या होगा, वातावरण का जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर जाने लगेगा, और ये प्रक्रिया तब तक होगी जब तक कि दोनों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा बैलेंस नहीं हो जाए। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है कि पौधों की पत्तियों में बहुत से स्टोमाटा पाए जाते हैं। स्टोमाटा कहने का मतलब है कि बहुत से महीन छिद्र होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे महीन महीन छिद्र होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं छिद्रों से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प विसरण द्वारा कोशिका के भीतर तथा बाहर आते जाते रहते हैं। तो किस तरह से आते जाते रहते हैं, स्टोमाटा के जरिए क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है ये विसरण द्वारा कोशिका के भीतर और अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, सॉरी। अब विसरण का क्या महत्व है, विसरण का महत्व ये है, पहला पॉइंट ये है कि कोशिका में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन, यानी ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है, जलवाष्प बाहर की ओर निकलता है, तो ये प्रक्रिया भी क्या होती है, विसरण के द्वारा होती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि कोशिका को अपने बाहरी वातावरण से पोषण ग्रहण करने में विसरण मदद करता है। क्या करता है कि बाहरी वातावरण से उसको पोषण चाहिए, तो उसको ग्रहण करने में कौन मदद करेगा, विसरण मदद करेगा। अगला क्या है हमारा, कि विभिन्न अणुओं का कोशिका के भीतर अवशोषण तथा बाहर निकालना भी क्या होता है, विसरण के द्वारा संपन्न हो जाता है। ठीक है, ये हमारा विसरण का महत्व था। आगे हम लोग परासरण पढ़ेंगे। तो परासरण क्या है, परासरण जल या विलायक का अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं।
तो हम लोग का जो विसरण और परासरण जो होता है वो किस झिल्ली की वजह से होता है? ये अर्ध पारगम झिल्ली या फिर चयनात्मक पारगम झिल्ली के द्वारा होता है, और ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। ठीक है, कोशिका में जल का आदान प्रदान परासरण द्वारा होता है, इतना तो समझ गए। अब समझते हैं कि कैसे करते हैं, इसका भी कोई एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अब इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका ले लिए। ठीक है, और इसको ना दोनों को ना बीच से पार्ट में डिवाइडेड कर दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोग? झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली या फिर चयनात्मक झिल्ली। ठीक है, क्या लगा दिया यहाँ पे? अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब इसको कोशिका ए नाम दे दिए, इसको कोशिका बी नाम दे दिए। कोशिका ए हो गया, ये क्या हो गया? कोशिका बी हो गया। अब दोनों के बीच जो है, एक तरफ क्या किए? गाढ़ा विलयन भर दिए, एक गाढ़ा विलयन। यहाँ इधर तरफ क्या किए? बहुत अधिक सांद्र विलयन भर दिए, अधिक सांद्र विलयन, यानी कि चीनी का पूरा गाढ़ा घोल भर दिए, अधिक सांद्र विलयन। ठीक है, इसमें क्या किए? चीनी का गाढ़ा घोल डाल दिए। ये क्या है? चीनी का गाढ़ा घोल, चीनी का गाढ़ा घोल। और दूसरे तरफ जो विलयन डाले, दूसरे सेल की तरफ जो विलयन डाले, इसमें क्या है? कम सांद्र विलयन है। ये क्या है? कम सांद्र विलयन है, लेकिन इसमें चीनी क्या है? इसमें चीनी की मात्रा कम है, यानी कि ये पतला घोल है। चीनी का क्या है? पतला घोल है। अब आप लोग बताइए कि इसमें जल का परासरण कैसे होगा? किस तरफ से होगा? किस डायरेक्शन में होगा? तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ अधिक सांद्र विलयन है, और इधर नोटिस कर रहे हैं कम सांद्र विलयन है। और हम लोग ये जानते हैं कि विसरण और परासरण दोनों एक सिद्धांत पे काम करते हैं, और वो सिद्धांत क्या है? कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, है ना? तो इससे क्या पता चलता है कि जो अधिक सांद्र विलयन है वो जाएगा कम सांद्र विलयन की ओर। लेकिन यहाँ पे हम लोग को नोटिस करना ये है कि यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है? परासरण। परासरण में क्या देखना है? कि जल का आदान प्रदान। तो हम लोग को ये देखना है कि जल की सांद्रता किधर ज्यादा है, तो हम लोग को ये देखना है। तो इस विलयन में कोशिका ए में आते हैं, तो यहाँ क्या है? चीनी का गाढ़ा घोल है। इसका कहने का मतलब है यहाँ चीनी की मात्रा ज्यादा होगी। यहाँ क्या होगी? चीनी की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि चीनी का ये क्या है? गाढ़ा घोल है। और जल की मात्रा क्या है? जल की मात्रा, ये जल है तो ये जल की मात्रा क्या है? कम है। ठीक है, जल की मात्रा क्या होगी? कम होगी। अब इधर आते हैं कम सांद्र विलयन, यानी चीनी का पतला घोल में आते हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ चीनी की मात्रा बहुत कम है। यहाँ क्या है? चीनी की मात्रा क्या है? बहुत कम है। और जल की मात्रा क्या है? ज्यादा है। जल की मात्रा ज्यादा है। तो हम लोग को क्या देखना है? जल देखना है, जल को देखना है। हम लोग को क्या पता चला? जल की मात्रा इधर ज्यादा है, यानी कि जल की सांद्रता इस कोशिका बी में ज्यादा है। तो हम लोग का क्या सिद्धांत है? कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो जल की सांद्रता कोशिका बी में ज्यादा है, तो इसलिए ये जल क्या होगा? इस ओर आएगा, कोशिका ए में आएगा, क्योंकि कोशिका ए में चीनी की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा क्या है? कम है। तो जल की मात्रा जिधर ज्यादा है वो कम मात्रा की तरफ आएगी, यानी कि जल की मात्रा जिस साइड कम है वो क्या होगा? इसी साइड आएगा। और ये तब तक आएगा जब तक दोनों का मान वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम नहीं हो जाए। ठीक है, परासरण की क्रिया 3 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है? एक अल्प परासरी होती है, दूसरी सम परासरी होती है, और तीसरी अति परासरी होती है। और हम लोग तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं अल्प परासरी। तो अल्प परासरी क्या चीज है? कि जब कोशिका में मौजूद विलयन की सांद्रता क्या होती है? बाहरी विलयन की सांद्रता से अधिक हो जाती है। ठीक है, कि कोशिका में जो मौजूद विलयन है और उसकी सांद्रता क्या होगी? बाहरी विलयन की सांद्रता से अधिक होती है। और बाहरी विलयन से पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःपरासरण, यानी इंडोस्मोसिस कहते हैं। अब इस तरह से समझो। ये क्या है? एक कोशिका है। ठीक है, ये क्या है? एक कोशिका है। इसको डाल दिया गया एक बाहरी विलयन में।
इसको डाल दिया गया एक बाहरी विलयन में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है ये क्या है, एक कोशिका है और इसको डाल दिया गया है एक बाहरी विलयन में। ठीक है, ये क्या है, बाहरी विलयन है और ये क्या है, कोशिका है और इसको डाल दिया गया है बाहरी विलयन में। अब यहाँ क्या कह रहा है कि कोशिका में मौजूद विलयन की सांद्रता बाहरी विलयन की सांद्रता से अधिक होती है। इस कोशिका के अंदर जो सांद्रता है, कोशिका के विलयन की जो सांद्रता है बहुत अत्यधिक है। सांद्रता क्या है, बहुत अत्यधिक है। और विलयन की सांद्रता क्या है, कम है। विलयन की सांद्रता क्या है, बाहरी विलयन की सांद्रता क्या है, कम है। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि बाहरी विलयन से पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा और इस क्रिया को क्या कहते हैं, अंतःपरासरण। अब ये कैसे पॉसिबल है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि परासरण और विसरण विधि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है, तो जाहिर सी बात है कि कोशिका की सांद्रता अत्यधिक है तो कोशिका से पानी बाहर आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि बाहरी विलयन से ही पानी जो है कोशिका के अंदर जा रहा है। तो अब ऐसा हुआ क्यों, ये सोचो। ऐसा इसलिए हुआ कि कोशिका की सांद्रता अत्यधिक जरूर है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जल की मात्रा क्या है, कम है। कोशिका में जल की मात्रा क्या है, कम है। कोशिका में जल की मात्रा कम है और हमारे विलयन में क्या है, अत्यधिक है। इस बाहरी विलयन में जल की मात्रा क्या है, अत्यधिक है। हम लोग परासरण में क्या जानते हैं कि जल का आदान प्रदान होता है ना। परासरण विधि से क्या होता है, जल का आदान प्रदान होता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जल की सांद्रता किधर ज्यादा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बाहरी विलयन में जल की सांद्रता ज्यादा है और कोशिका में क्या है, जल की सांद्रता कम है। यहाँ क्या है, कोशिका में जल की सांद्रता कम है, क्योंकि मात्रा कम है तो जाहिर सी बात है जल की सांद्रता कम है। तो इसीलिए कोशिका जो बाहरी विलयन से पानी जो है, तो इसीलिए बाहरी विलयन से पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, है ना। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और ये चीज समझेंगे कि ये जो कोशिका है, कोशिका की झिल्ली जो है, कोशिका की झिल्ली के द्वारा बाहर से भी पानी आ रहा है। इस कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर से भी पानी जा रहा है और कोशिका के अंदर से भी पानी बाहर निकल रहा है। लेकिन कोशिका क्या है, अत्यधिक सांद्र है। तो यानी कि जितना पानी अंदर जा रहा है उतना पानी वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है ना। बहुत कम मात्रा में पानी निकाल पा रहा है। इसीलिए कोशिका क्या होती है, फूल जाती है। समझ में आ गया, इसीलिए क्या होता है, कोशिका पानी पी पी के फूल जाती है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, किशमिश। इस एंडोस्मोसिस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किशमिश। अगर एक किशमिश को तुम पानी से भरे कटोरे में रख दो और कुछ देर के बाद देखोगे कि किशमिश फूल गई है। वैसा हुआ क्यों, ऐसा इसीलिए हुआ कि किशमिश के अंदर जल की मात्रा क्या है, कम है। क्या है, किशमिश के अंदर जल की मात्रा कम है और कटोरे में तो पूरा भर के पानी भरे हैं हम लोग, और कटोरे में तो जल की मात्रा बहुत अधिक है। जल की सांद्रता क्या है, बहुत अधिक है। तो इसलिए क्या होगा, कटोरे का जो पानी है वो किशमिश के अंदर घुसने लगेगा। अब चूंकि किशमिश के अंदर की जो विलयन है, अंदर का जो विलयन है वो क्या है, बहुत गाढ़ा है, अत्यधिक सांद्र है। तो इसलिए वो जितना पानी पी रहा है उतना पानी बाहर निकाल ही नहीं पा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, किशमिश फूल के मोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या समझ गए कि अंतःपरासरण में कोशिका फूल जाती है। क्यों फूलती है, क्योंकि बाहरी विलयन से पानी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाती है और कोशिका के अंदर की सांद्रता इतनी ज्यादा होती है कि जिस मात्रा में वो पानी अंदर ले रहा है उस मात्रा में पानी को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, कोशिका फूल जाती है। ठीक है, एक पॉइंट है जो आप लोग लिख लो कि क्या कह रहा है ये पॉइंट, कि जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आते जाते रहते हैं। ये ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कोशिका में बाहरी विलयन का जल प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन कोशिका के विलयन की सांद्रता इतनी अत्यधिक होती है कि कोशिका से जल की मात्रा क्या होती है, बहुत कम मात्रा में निकल पाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, कोशिका
फूल जाती है। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लो। और जैसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्पराशरी विलयन में अगर कोशिका को एक जीवित कोशिका को डाल दें तो इसका क्या प्रभाव होता है, तो ये प्रभाव में आप ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो कि इस चीज को हम लोग अल्पराशरी क्यों कहे। अब ये चीज समझो कि इसको अल्पराशरी क्यों कहे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोशिका से क्या हो रहा है, जल की बहुत कम मात्रा निकल रही है। क्या देख रहे हैं कि कोशिका से जल की मात्रा बहुत कम निकल रही है, यानी अल्प मात्रा में निकल रही है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, अल्पराशरी। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा कि कोशिका से कम पानी निकलेगा यानी अल्प मात्रा में पानी निकलेगा, इसलिए हम लोग इसको अल्पराशरी कहेंगे। कोशिका से अल्प मात्रा में यानी कि कम मात्रा में पानी निकलती है, अल्प मात्रा में पानी निकलेगा, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको अल्पराशरी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। हाँ, अब क्या है ये समपराशरी। तो समपराशरी क्या है कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता क्या है, कोशिका रस की सांद्रता के समान होती है, यानी कि कोशिका रस की जो सांद्रता है वो विलयन की सांद्रता दोनों की बराबर होगी। इससे क्या होता है कि इसमें ना तो कोशिका का आकार बदलेगा और ना ही वजन बदलेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि जितनी मात्रा में कोशिका के अंदर पानी प्रवेश कर रही है उतनी ही मात्रा में पानी बाहर की ओर निकल रही है। तो क्या होता है, कोशिका का आकार भी वैसा ही रह जाएगा और वजन भी वैसा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझो कि क्या है कि जल के अणु जितनी मात्रा में कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं उतनी ही मात्रा में क्या हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाते हैं, है ना। कि जल के अणु क्या है, जितनी मात्रा में कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उतनी ही मात्रा में कोशिका से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, समपराशरी। सम कहने का मतलब है इक्वलिटी, बराबर, ठीक है, समान। तो यानी कि जितनी मात्रा में क्या होगा, कोशिका के अंदर पानी जाएगा उतनी मात्रा में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अति पराशरी। तो अति पराशरी क्या कह रहा है कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की सांद्रता से अधिक होती है ना। यानी कि ऐसा विलयन जो बाहरी विलयन, कहने का मतलब है कि बाहरी विलयन जिसकी सांद्रता क्या है, कोशिका के विलयन की सांद्रता से अधिक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब कोशिका के अंदर से जल निकल करके बाहरी विलयन में मिल जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्परासरण, एक्सोस्मोसिस। ठीक है, यानी कि कोशिका से जल बाहर की ओर निकल रहा है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अंतःपरासरण, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या होता था कि कोशिका कोशिका के अंदर ही जल प्रवेश करता था, और यहाँ क्या है, बाहर निकल रहा है, तो बहिर्परासरण हो गया। एंडोस्मोसिस यानी अंतःपरासरण में क्या होता था, कोशिका के अंदर पानी जा रहा था, है ना। ये हो गया सेल, और ये हो गया बाहरी विलयन। ये क्या हो गया, कोशिका, और हो गया बाहरी विलयन। अब क्या है, बाहरी विलयन की सांद्रता बहुत अत्यधिक है। अब क्या है कि बाहरी विलयन की सांद्रता अत्यधिक है। इसकी सांद्रता क्या है, अत्यधिक सांद्रता। और कोशिका की सांद्रता क्या है, बहुत कम है। कोशिका की सांद्रता क्या है, कम है।
समझो कि बाहरी विलयन की सांद्रता क्या है, अत्यधिक है। यहाँ पानी यानी जल की मात्रा क्या है, कम है, और मिनरल या खनिज लवण या जो भी पदार्थ है उसकी मात्रा ज्यादा है। की मात्रा क्या है, खनिज की मात्रा ज्यादा है। और कोशिका की सांद्रता कम है, यानी कि यहाँ पर क्या है, जल की मात्रा ज्यादा है ना, जल की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, पानी कोशिका से बाहर निकल करके विलयन में मिलने लगेगा, है ना, क्योंकि कोशिका में जल की मात्रा क्या है, बहुत अत्यधिक है। इसलिए क्या होगा, जल क्या होगा, कोशिका से बाहर निकल करके वहां जाएगा जहां पानी की मात्रा कम है, तो उधर ही जाकर के मिल जाएगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में किशमिश लिए थे और किशमिश को पूरा फुला दिए थे, है ना। अल्पराशरी में क्या किए थे, किशमिश लेकर के उसको पूरा पानी पिला पिला के मोटा कर दिए थे। अब इसको पतला करना है, जैसा था वैसा ही शेप में करना है। तो अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, ये तो कोशिका पूरा फुली हुई, पानी तो इसकी मात्रा अंदर में बहुत ज्यादा है, क्या है, जल की मात्रा बहुत अत्यधिक है। जल की मात्रा क्या है, अत्यधिक है, यानी इसकी सांद्रता क्या है, कम हो गई है। मतलब कि अदर मिनरल्स जो भी इसमें गाढ़ापन था, जो सांद्रता बहुत ज्यादा था, वो क्या है, कम हो गया है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एक कटोरे में डाल देंगे और कटोरे में क्या करेंगे, चीनी का गाढ़ा घोल या नमक का किसी का गाढ़ा घोल डाल देंगे। चीनी का गाढ़ा घोल, क्या किए, चीनी का गाढ़ा घोल डाल दिए। अब यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे कि चीनी के गाढ़े घोल में क्या है, कि जल की मात्रा कम है। चीनी की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा क्या है, कम है, और चीनी की मात्रा ज्यादा है कि नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब हम लोग जल के बारे में पढ़ रहे हैं, जल के परासरण के बारे में। तो क्या है, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आएगा। तो हमको ये देखना है कि जल की सांद्रता कहाँ ज्यादा है। तो जल की सांद्रता जहां से ज्यादा होगा वो कम सांद्रता की ओर बढ़ेगा। तो कहाँ सबसे ज्यादा है जल की सांद्रता, यहाँ है, किसमिस में है। तो क्या होगा, इससे पानी इस विलयन में जाने लगेगा, है ना। बहुत अत्यधिक मात्रा में कोशिका से पानी निकलेगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, अति परिसारी करेंगे। अति मतलब अत्यधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पानी निकल के उस गाढ़े घोल में मिल जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, अति परासरी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि कोशिका से अत्यधिक पानी निकलेगा, कोशिका से अत्यधिक मात्रा में पानी निकलेगा। और जब कोशिका से, जब इस किशमिश से पूरा पानी निकल जाएगा तो किशमिश क्या होगा, फिर से पहले जैसा पतला दुबला बन जाएगा, है ना। क्या समझो, ठीक है। क्या होता है कि अब तुम इसका एग्जाम्पल अंगूर को ले लो। अंगूर क्या होता है, अंगूर को क्या करके सुखा करके किशमिश बना लिया जाता है। अंगूर को तो देखे ही होगे तुम लोग, खाए भी होगे, उसमें कितना पानी रहता है ना। तो उसका क्या करता है, पानी में उससे सारा पानी निकाल के उसको सुखा करके किशमिश बना लिया जाता है। तो अंगूर भी क्या है, अंगूर से किशमिश बनना भी क्या है, अति पराशरी का बेहतर उदाहरण है, ठीक है। अब देखो क्या है कि कोशिका से बाहर आने वाली जल की मात्रा, यानी कोशिका से जो बाहर आ रही है जल की मात्रा, वो कोशिका के अंदर जाने वाली जल की मात्रा से अधिक हो जाती है। इसलिए क्या होता है, कोशिका सिकुड़ जाती है। तो परासरण का इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला महत्व ये है कि परासरण के द्वारा जो पौधे हैं अपने रूट हेयर से, यानी कि जड़ से क्या करते हैं, जल अवशोषित करते हैं। जड़ से ही ना जल अवशोषित किया जाता है। पौधे की कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल का संचालन होता है ना। परासरण के द्वारा ही कोशिका में, पौधे की हर एक कोशिका में क्या होता है, जल का संचालन होता है। और यह क्रिया करता कौन है, जाइलम ऊतकों द्वारा संपन्न होता है। एक तरह से समझ लो कि प्लांट जो है ना, दो वेटर रखा हुआ है, एक जाइलम जो जल पहुंचाएगा और एक फ्लोएम है जो कि खाना पहुंचाएगा, यानी फूड पहुंचाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लांट क्या है, मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है। तो क्या होता है कि जाइलम क्या करेगा, यह पानी को लेगा और परासरण विधि द्वारा जल का संचालन करके पौधे की हर एक कोशिका में पहुंचा देगा। तीसरा क्या है, स्टोमाटा के खुलने, यानी रंध्र के खुलने तथा बंद होने में परासरण की मुख्य भूमिका होती है। अब ये रंध्र क्या है, रंध्र एक तरह से छिद्र होता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे परासरण कैसे उसको खुलने बंद होने में मदद करता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्टोमाटा खुल कैसे जाता है। तो होता क्या है कि जब कोशिका बहुत अत्यधिक मात्रा में
जल का अवशोषण कर लेती है। क्या करती है? अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर लेती है। अवशोषण कर लेती है। तो इसीलिए क्या होता है? स्टोमाटा क्या है? खुल जाता है। स्टोमाटा बंद होने का रीजन क्या है? कि जब कोशिका से क्या होगी, जल बहुत अत्यधिक मात्रा में बाहर की ओर निकल जाएगा। जब कोशिका से क्या होगा, जल बाहर की ओर निकल जाएगा तो क्या होगा? स्टोमाटा हमारा बंद हो जाएगा। बाहर की ओर निकल जाएगा तो क्या होता है? स्टोमाटा बंद हो जाता है। ठीक है, इससे ये पता चला कि स्टोमाटा के खुलने तथा बंद होने में परासरण की क्या होती है? मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, परासरण की वजह से स्टोमाटा खुल सकता है और परासरण की वजह से स्टोमाटा बंद हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि पत्तियों में खाद्य पदार्थ के संश्लेषण होने के बाद पौधे के विभिन्न भागों में इसका वितरण क्या होता है? परासरण के द्वारा होता है। और इसमें कौन सा टिश्यू भाग लेता है? फ्लोएम टिश्यू भाग लेता है। यानी कि जब पौधे अपना खाना बना लेते हैं, भोजन का निर्माण कर लेते हैं, तो पौधे के जो अन्य भाग हैं उसमें इस खाने का वितरण जो होता है, यानी उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू करता है। लेकिन किस विधि के द्वारा होता है? परासरण के द्वारा होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि निष्क्रिय परिवहन। अब निष्क्रिय परिवहन क्या होता है? तो पदार्थों का जब परिवहन होता है तो उसमें जब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? निष्क्रिय परिवहन कहेंगे। ठीक है, और सक्रिय परिवहन क्या है? कि जब पदार्थ का परिवहन हो रहा है और उसमें ऊर्जा चाहिए, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सक्रिय परिवहन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है कि एक कोशिकीय जंतु, यानी कि एक कोशिकीय कहने का मतलब है कि एक ही सेल से बना हुआ है। जैसे अब अमीबा को ले लेते हैं, तो इसकी कोशिका झिल्ली अपने बाहरी वातावरण से भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण करती है और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब कहने का मतलब है कि कोशिका के एक कोशिकीय जंतु है तो उसके पास तो एक ही सेल है। उसी एक सेल से उन लोगों को क्या करना रहता है? भोजन भी ग्रहण करना रहता है, सांस भी लेना रहता है, एक्सक्रेशन भी करना रहता है, सारा काम उसको एक ही सेल से करना रहता है। तो क्या करता है वो लोग? कोशिका झिल्ली से क्या करेगा? अपने बाहरी वातावरण में जो भी खाना उसको मिलेगा उसको क्या कर लेगा? अधिग्रहण कर लेता है, उसको कब्जा कर लेता है। कहने का मतलब ये है। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग का क्लास यहाँ पे खत्म हो गया है। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर हम कोशिका से राइबोसोम को हटा लें तो कौन सा कार्य पूरा तरीका से, यानी कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो क्या क्या है ऑप्शन में? हमारा श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रोटीन संश्लेषण है, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर हम राइबोसोम को हटा देंगे कोशिका से तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, अब क्या है कि जंतु कोशिका को के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट या केंद्रक? तो हम लोग जब जंतु कोशिका बना रहे थे, जंतु कोशिका को बनाए थे, तो इसके सबसे बाहरी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी आवरण को क्या कहे थे? सेल मेम्ब्रेन कहे थे या कोशिका झिल्ली कहे थे या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहे थे? कोशिका झिल्ली। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति प्लांट में पाया जाता है। अगला है कि वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उनको क्या कहते हैं? अगणित जीव, द्विगणित जीव, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। तो हम लोग जब कोशिका पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में केंद्रक ही नहीं पाया जाता। क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो जब केंद्रक नहीं पाया जाता तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से पाई जाएगी? प्रोकैरियोट्स में क्या है? केंद्रक नहीं पाया जाता। तो जब केंद्रक नहीं है तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी। तो इसका सही आंसर हो गया प्रोकैरियोट्स। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? तो बड़ी राजधानी किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, सभी यूकैरियोटिक कोशिका। तो हमारा क्या है कि बड़ी राजधानी किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में राजधानी क्या होती है? होती है लेकिन बहुत छोटी होती है और किसी किसी में नहीं भी होती है। पांचवा क्या है कि जीन बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के खंड से, माइटोकॉन्ड्रिया एवं राजधानी से, लाइसोसोम से, क्रोमेटिन धागे से। तो जीन बने होते हैं
डीएनए के फंड से। डीएनए क्या है? एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है जो क्या करता है, जो आनुवंशिक कैरेक्टर को माता पिता से उसके संतान में लेके जाता है। अगला है कि कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोशिका की जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करता है, कौन करता है? केंद्रक करता है। यानी केंद्रक कौन है, क्या है? कि ब्रेन ऑफ सेल है। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केंद्रक। कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है? अर्ध पारगम्य, चयनात्मक पारिगम, पारिगम, या इनमें से सभी? कोशिका भित्ति के बारे में जब हम लोग कोशिका भित्ति पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका भित्ति क्या है? पारिगम्य होती है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली, गोल्जी उपकरण, अंतःप्रद्रवी जालिका, या लवक? इसको हम लोग कहेंगे अंतःप्रद्रवीय जालिका। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? हम लोग जब लवक पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने 3 टाइप का लवक पढ़ा था, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता था? और वैसा जगह जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, यानी कि जड़ हो गया, और या तो फिर जो जड़ के मिट्टी के नीचे जो स्टेम पाए जाते हैं जैसे आलू वगैरह हो गया, वहां ल्यूकोप्लास्ट प्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट पत्ती में पाए जाते हैं, और इसका क्या काम क्या है? इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस में, ये बहुत हेल्प करता है। और ये क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कहने का मतलब, क्रोम मतलब क्या है? रंग। क्रोम मतलब क्या है? रंग यानी कलर। तो क्या हो जाएगा? रंगीन प्लास्टिड को हम लोग क्या कहेंगे? क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका रस, मैट्रिक्स, केंद्रक द्रव, या स्ट्रोमा? तो केंद्रक में जो गाढ़ा द्रव पाया जाएगा उसको हम लोग केंद्रक द्रव ही कहेंगे। इनमें से कौन चयनात्मक पारिगम्य झिल्ली है? केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, या कोशिका भित्ति? कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? ये क्या है? लाइसोसोम हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? अभी हम लोग जस्ट पढ़े हुए हैं परासरण और विसरण के बारे में। तो गैस का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? गैस का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। और परासरण के द्वारा क्या होगा? जल का आदान प्रदान होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब किसी जीवित कोशिका को अति परासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होता है? तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हुए हैं कि अति परासरी विलयन में अगर कोशिका, जीवित कोशिका को डाल देते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है? कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, या कोशिका संकुचित हो जाएगी, या कोशिका जैसी की तैसी रहेगी, या इनमें से कुछ नहीं होगा। तो जब अति परासरी विलयन में डालते हैं तो कोशिका क्या होती है? संकुचित हो जाती है। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? मूल मतलब यहाँ जड़ है, ठीक है। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण, परासरण, एंडोसाइटोसिस, या संकुचन? तो ये क्या होगा? जल का अवशोषण कर रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सा बात है परासरण का बात हो रहा है, ठीक है। तो जीव द्रव्य किसका बना होता है? कोशिका द्रव और केंद्रक, केंद्रक एवं केंद्रिका, कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक एवं अंतःप्रद्रवी जालिका। तो प्रोटोप्लाज्म जो हमारा बना होता है वो किसका बना होता है? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य प्लस न्यूक्लियस। क्योंकि हमारे प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या बिखरे हुए रहते हैं? कोशिका द्रव रहता है और केंद्रक रहता है, ठीक है। और कोशिका द्रव्य के अंदर ही बहुत सारे हमारे कोशिका के ऑर्गेन रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका है, गोल्जी उपकरण है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है? कोशिका द्रव्य के अंग है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्लाइडन और स्वान नाम के जो साइंटिस्ट थे, स्लाइडन ने क्या कहा था कि पादप शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, और स्वान ने क्या कहा था कि जंतु का जो शरीर है वो भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। और इन दोनों ने मिलकर क्या कहा था? इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत बनाया था, ठीक है। राइबोसोम किसका बना होता है? राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन का, ठीक है। थैलेकोइड समूह को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमेली। तो ये भी पढ़ा चुके हैं। थैलेकोइड के समूह को हम लोग ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46, 36। तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 भी कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? 23 पेयर यानी 23 जोड़ा, ठीक है।
अब ये कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसका आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि जंतु और पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र बनाएं और उनको नामांकित करें। आप लोगों को हम जंतु और पादप कोशिका का जो है चित्र बनाना बता चुके हैं कि कैसे बनाया जाता है, और उसमें जितने भी ऑर्गेन बनाना है उसको क्या करना है, नामांकित करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर बताएं। तो ये भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। क्लास को फिर से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद क्या है कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में आप लोग अंतर बता पाएंगे। फिर गोल्जी उपकरण की रचना और कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें, ये भी हो चुका है। केंद्रक का कार्य क्या है और इसका जो है चित्र सहित इसकी संरचना का उल्लेख करें, ठीक है, ये भी हो चुका है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि अल्पपराशरी, समपराशरी और अतिपराशरी विलयनों में किसी जीवित कोशिका को बारी बारी से डाला जाए तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग का सेल चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आगे अगले क्लास में हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे।